वेलकम टू अलायंस एस एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू का डेली एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें आज हम जो सबसे पहला आर्टिकल ले रहे हैं वो ले रहे हैं डू नॉट वीकन द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आप इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे या इसको हल्के से भी आपने ओवरलुक दिया होगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली बात कर रहे हैं आपके 10th शेड्यूल के बारे में। तो अभी जो पॉलिटिकल टर्मोइल आपके महाराष्ट्र में हो रहा है उसके बेसिकली रिगार्डिंग ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे 12 जो एमएलएज है उनका जो डिफेक्शन की प्रोसीडिंग चल रही है उसके बेसिस पे ये आर्टिकल आपका लिखा गया है। तो हम इसमें अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है इसमें बेसिकली दो चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं वो दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करा जा रहा है। अनप्रिंसिपल डिफेक्शन, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर कंसर्न है जो वो डिफेक्शन के बारे में दिखाता है कि मोस्टली टाइम में देखा गया है कि वहाँ पर विदाउट किसी प्रिंसिपल को यूज़ करे वहाँ पर डिफेक्शन किया जा रहा है। तो अभी जो करेंटली सिचुएशन चल रही है उसमें दो मेन इशू जो सामने आ रहे हैं वो है द एक्स्ट्रा टाइम। अब ये एक्स्ट्रा टाइम की क्या बात कर रहे हैं, तो जब आप डिफेक्शन की बात करेंगे या एंटी डिफेक्शन की बात करेंगे तो उसमें जैसे ही किसी भी एमएलए पे डिफेक्शन लगता है तो उसको एक नोटिस इशू किया जाता है और इस नोटिस के रिगार्डिंग उनको अराउंड 7 डेज मिलते हैं टू रिप्लाई। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मीडिएट करा और उनको दे दिए 15 डे। तो पहला इशू तो ये हो रहा है कि जब नॉर्मल टाइम्स में 7 डेज मिलते थे तो इस बार 15 डे आ गया। सेकंड जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है द इंटरप्रिटेशन ऑफ मर्जर। देखिए मर्जर की जब आप बात करेंगे तो जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उस समय बात करी जाती थी स्प्लिट के बारे में, जिसमें आपकी जो लिमिट दी गई थी 1/3। इफ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी get separated and merged into other political party then all the members would not come under the anti defection। तो यानी कि बेसिकली अगर हम समझे तो अगर कोई भी पार्टी स्प्लिट होती है तो उन पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो ये कहा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ रही है कि ये जो मर्जर नाम की जो टर्म है ये किस पे यूज होगी। देखिए अगर आप इसमें बात करें तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकेंड इज मेंबर। तो यहाँ पर ये देखने को आ रहा है कि मेंबर्स तो आपके ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो गए, दूसरी पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं, बट ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दूसरी जगह जाके मर्ज नहीं हो रही। तो एक ये मेन बोर्ड ऑफ कंटेंशन है यहाँ पर कि जो आपके मेंबर्स हैं क्या उनको ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह समझा जाएगा या उनको नॉर्मल मेंबर की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसेंडेंट लेजिस्लेटर बिलीव दैट इफ दे गेट 2/3 ऑफ द मेंबर दे कैन फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप एंड टॉपल द गवर्नमेंट एंड देन फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। तो हालांकि जब आप यहाँ पर लॉ की बात करेंगे तो लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अभी नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ की बात करें जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अभी महाराष्ट्र में वर्क कर रही है वो है शिवसेना। तो यहाँ पर शिवसेना ने अभी मर्जर नहीं किया है, जबकि शिवसेना के कुछ मेंबर्स जो एमएलए हैं उन्होंने जाके मर्जर कर दिया है दूसरी पार्टी के साथ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर उसको ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को एज अ मर्जर नहीं समझा जाता तो जितने भी डिसेंडेंट है या जितने भी जो भी अलग एमएलएज गए हैं वो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सब एमएलएज देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर क्या फैसला लेंगे। हालांकि यहाँ पर एक मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था गोवा बेंच का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसका नाम था गिरीश चोंदकर वर्सेस द स्पीकर गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें क्या कहा था कि देखिए अगर मर्जर में तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप के 2/3 से ज़्यादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर दूसरी पार्टी में जाके मिल जाए तो उसे भी एज अ मर्जर ऑफ ओरिजिनल पार्टी डीम किया जाएगा। यानी कि सिर्फ मेंबर के जाने से भी उसको एज अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उसको समझा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आगे क्या पोजीशन ली जाती है, क्योंकि अगर लीगल पोजीशन नहीं ली गई इसके ऊपर तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस तरीके से रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। अगर आप बात करें यहाँ पर हम बेसिकली समझते हैं कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात हो रही है, अगर आप देखिए मेंबर्स का तो आपने पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया कि मेंबर्स क्या सोच रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने पिटीशन डाली है
जितने भी मेंबर्स उनसे टूट के अलग गए हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने पिटिशन डाली कि इन लोगों ने वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी किया है, जिस वजह से इन पे डिफेक्शन लगाया जाए। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, यानी कि वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ दी मेंबरशिप ये होता है कि मान के चलिए आप कुछ ऐसे साइन शो कर दें जिनकी वजह से ये साफ जाहिर हो जाए कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना चाहते। जैसे यहाँ पर देखा जाएगा, willful non-participation in the crucial meeting of the party whose government is facing a serious crisis because of them may in the present circumstances offer the ground for disqualification। तो एक तो ये आपको समझना है। सेकंड, जो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन। देखिए, जब आप बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो ये लाया जाता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की बात। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, अगर बाय द लॉ जाए आप, तो एंटी डिफेक्शन में साफ साफ लिखा था कि नो जुडिशियल रिव्यू। बट लेकिन अगर आपकी हो तो होलोहन केस को पढ़ेंगे जो कि 1993 में आया था, उसने कहा था कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो लेकिन आप इंटरलोकेटरी स्टेज में नहीं कर सकते। ये आप जुडिशियल रिव्यू सिर्फ कब कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू ओनली आफ्टर डिसीजन इज टेकन, यानी कि जब स्पीकर के द्वारा डिसीजन ले लिया गया होगा उसके बाद आप जुडिशियल रिव्यू उसका करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कोर्ट के सामने आएगा कि कोर्ट ने इंटरवेंशन किस बेसिस पे करी है। क्योंकि अगर आप बात करें कि जो इंटरवेंशन की बात करी है, कौन सी इंटरवेंशन की बात करा है, जो कोर्ट ने इनको 15 दिन का समय दिया इंस्टेड ऑफ 7 डेज। तो ये बात करी जा रही है कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा है, इंटरवीन करा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा है यहाँ पे। अनदर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन को डिसाइड कर सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर आप बाय द बुक्स जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पावर दी गई है वो दी गई है सिर्फ स्पीकर ऑफ द असेंबली को ये पावर दी गई है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे नबम रेबिया केस में, स्पीकर शैल नॉट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन केसेस टिल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो वो स्पीकर किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन केस को नहीं देख सकता। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र के केस में, डेप्यूटी स्पीकर जिन्होंने स्पीकर की ड्यूटी ली है बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, यहाँ पर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट ही नहीं किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर स्पीकर ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट ही नहीं किया। हालांकि अगर आप हाउस के रूल के हिसाब से जाएं तो यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, चाहे तो स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसको सबसे पहले प्लेस पे आपको उसे एडमिट करना ही पड़ेगा और उसके बाद ये डिस्कशन छोड़ दिया जाता है हाउस पे, हाउस उस मोशन को पास करे या रिजेक्ट करे। तो यहाँ पर जब आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल डिसीजन है वो आपका किसका होता है, फाइनल डिसीजन आपका हाउस का होता है। तो अगर आपने करंट सिनेरियो समझ लिया है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन। तो अगर आप इसका बैकग्राउंड समझने जाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि द प्रैक्टिस नॉर्मली हो क्या रहा था कुछ सालों पहले, एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जो फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी है तो समझिए वो बीजेपी से जीत के एमएलए बने, लेकिन सडनली वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर देते हैं और वो कांग्रेस में चले जाते हैं। सो ये यहाँ पर बहुत बार आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहा था। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको क्या लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि ये जो आपका चेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है ये ना हो सके। इसी वजह से इसको एक इम्पॉर्टेंट लॉ के या एक लैंडमार्क एक्ट की तरह देखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो ये किस में आया था, 10 शेड्यूल में आया था, 52nd अमेंडमेंट 1985 के समय आया था। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स को बताया गया है कि किस किस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1985 जो डिफेक्शन होता है उसमें 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड एट मर्जर
यानी कि अगर आप 1985 के एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो अगर उस समय अगर 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर अगर आपके एक पॉलिटिकल पार्टी से टूट के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते थे तो उसको कह दिया जाता था मर्जर। बट इस सिचुएशन को चेंज कर दिया गया आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और यहाँ पर क्या कह दिया गया, अब कितने आपके मेंबर्स की ज़रूरत है, आपको 2/3 मेंबर्स की। जब तक आपके 2/3 मेंबर टूट के नहीं जाएंगे तब तक उसको मर्जर नहीं माना जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। और इसमें नेक्स्ट जो चीज़ बोली गई थी, इसमें अगर आप बाय द लॉ जाएँ तो वहाँ पर क्या था कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन कियोटो होलन केस के बाद जो कि 1993 में आया था, इसमें कहा गया कि आप जुडिशियल रिव्यू को कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस, यानी कि ये स्पीकर के ऊपर है कि वो 1 महीना भी लगा सकते हैं या 10 महीने भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको जानना है तो आप देख सकते हैं, जैसे कर्नाटका वाला केस, कर्नाटका में जब डिफेक्शन का केस आया था तो वहाँ पे अराउंड 20 डेज में ही फैसला ले दिया गया था। लेकिन अगर आप बात करें मणिपुर का केस, देखिए तो मणिपुर के केस में आपका जो डिफेक्शन है उसको लेने में और उसमें फैसला अराउंड 1 ईयर तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें एज अ चैलेंज की तरह उभर के आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू टेक द डिसीजन। तो आपको ये केसेस क्यों याद रखने हैं या ये एग्जांपल्स क्यों याद रखने हैं, जब आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको ये कोट करने पड़ सकते हैं। अगर आप इन एग्जांपल्स को कोट करोगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने बहुत ही डेप्थ में इसको पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे ग्राउंड फॉर डिफेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले वॉलेंट्री गिविंग अप, अगर एक इलेक्टेड मेंबर वॉलेंट्री अपनी मेंबरशिप दे देता है पॉलिटिकल पार्टीज की तो वो उन पे भी डिफेक्शन लग जाता है। सेकेंड, वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इंस्ट्रक्शन निकाले, अगर आप एक एमएलए उसको वायलेट कर रहा है तो भी आप पे क्या लग जाता है, डिफेक्शन लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर की। अगर आप इसको देखेंगे कि कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर अगर चुन के आता है और उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उन पर भी क्या लग जाएगा, डिफेक्शन लग जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है कि फर्स्ट 6 मंथ, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उनमें आप फ्री होते हैं चॉइस करने के लिए कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहें आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। बट आफ्टर द 6 मंथ अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हो तो आप पर भी डिफेक्शन लग जाएगा। अब ये देखते हैं कि डिफेक्शन लगने से या डिफेक्शन इतना एक प्रॉब्लम की तरह क्यों सामने आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए इससे होता क्या है, इलेक्टोरल मैंडेट्स। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी है सपोज, तो यहाँ से जिन एमएलए को चुना गया होगा वो क्या कर रहे हैं, वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इन लोगों की जो वॉइस है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लेके जा रहा है, एक मेंबर लेके जा रहा है। बट अगर उन पर डिफेक्शन लगा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, और जो मैंडेट उन्होंने दिया गया है, एक तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सेकंड, मान के चलिए जो ये यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताया, बट आप जीतने के बाद सेकंड पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो इन लोगों ने मैंडेट तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, बट अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट कर लेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप जो इलेक्टोरल मैंडेट है उसको शिफ्ट कर रहे हो। इस वजह से क्या हो सकता है, आप पे डिफेक्ट, इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को क्या हो सकता है, एक हार्म हो सकता है, एक नुकसान हो सकता है। सेकेंड, ये क्या कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। एक बहुत ही फेमस या आप इनफेमस भी बोल सकते हैं इसको, एक बहुत ही इनफेमस स्लोगन था, आया राम गया राम। ये क्यों कॉइन किया गया था, अगर आप देखें तो ये इसलिए कॉइन किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक मंत्री या एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर सुबह के टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, शाम के टाइम सेकंड पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, एंड थर्ड शाम तक होते होते थर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, जिस वजह से यहाँ पर क्या होती, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो रही थी, इफेक्ट हो रही थी, और इस वजह से क्या होती, इंस्टेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट आ रही थी। थर्ड चीज़, ये क्या प्रमोट करता है, हॉर्स ट्रेडिंग। अब देखिए इसको यहाँ पर कोई घोड़ों खच्चरों से कोई कंपेयर मत कर लेना, बट यहाँ पर ये हॉर्स ट्रेडिंग एक टर्म दी गई है जिसमें आप लेजिस्लेटर को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद दी
पावर ऑफ मनी आप उनको खरीदते हैं ताकि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए या जिस वजह से गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आप इसके चैलेंजेस पढ़ेंगे, अच्छा एक चैलेंजेस का और भी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पैरा 4 का। ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आज के एडिटोरियल में साफ साफ लिखा है पैरा 4 में क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वही पैरा है जिसमें आपका ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा है। भैया ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, क्या ये मेंबर्स होंगे या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी होगी या फिर नॉर्मल कोई भी अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को भी आप ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी समझ सकते हैं। तो ये आप ढंग से पढ़ लेना एक बार। तो चैलेंजेस की तरफ चलते हैं। अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। देखिए पहले क्या होता था, या एंटी डिफेक्शन के लागू होने के बाद क्या होता है, एमपी और एमएलए को क्या फॉलो करना पड़ा है, एक पार्टी का डायरेक्शन ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि क्या होता है उनके जो पर्सनल बिलीफ होते हैं या उनके जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो पाते। क्योंकि अगर वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी लाई गई है जिस पे किसी एमएलए की रजामंदी नहीं है और वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं उसमें, तो उन पे क्या लग जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उस एमएलए के पद को खो देते हैं, एमपी के पद को खो देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि उनका जो पर्सनल बिलीफ था उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। सेकेंड, अगर आप इसमें देखेंगे कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ द स्पीकर, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इसमें स्पीकर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हालांकि एक चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम कितना होगा। कुछ केसेस में ये 6 मंथ ले रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में 3 ईयर्स है, जो मैंने आपको मणिपुर का केस बताया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आप एग्जाम्पल के साथ इन्हें कोट करना। थर्ड इज नो रिकॉग्निशन ऑफ द स्प्लिट। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे स्प्लिट के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं है, बट मर्जर की आपकी बात करी गई है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ बात किसकी करी गई है, मर्जर की, नो रिकॉग्निशन ऑफ द स्प्लिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउइंग ओनली होलसेल डिफेक्शन, फॉर एग्जांपल होलसेल डिफेक्शन क्या, जैसे कि हमने ऑलरेडी मर्जर की बात करी, तो मर्जर में क्या होता है, जब 2/3 ऑफ द मेंबर जाए, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अराउंड एंड अराउंड 2/3 लोग टूट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाए, तो यहाँ पर जब इतने सारे लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा एक लमसम अमाउंट में, एक होलसेल अमाउंट में आपका क्या लगेगा, डिफेक्शन लगेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर होलसेल अमाउंट में लोग चेंज करें तो डिफेक्शन आप पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई एक मेंबर या 2 मेंबर अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके बारे में डिफरेंट सजेशन दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं, जैसे कि हम इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रैशनल यूज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। कुछ एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हीं वोट्स को वैलिड किया जाए जिनकी वजह से स्टेबिलिटी डिटरमाइन हो सके। फॉर एग्जांपल पैसेज ऑफ द एनुअल कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि डिफेक्शन जो लगाया जाना चाहिए वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे लगाना जाना चाहिए जिन पे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टिकी हुई होती है। फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई मेंबर अपनी गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ तब आपको एंटी डिफेक्शन लगाना चाहिए, नॉर्मल लॉ में आपको नहीं लगाना चाहिए। ये आपका बात कर रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा सजेशन दिया है। एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अगर आप यहाँ पर बात करें कि आप नेशनल कमीशन रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकमेंड किया था कि रैदर देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये आप एक सजेशन के रूप में यूज कर सकते हैं कि अभी जो आपका डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं या फिर चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो उनकी जगह ये जो डिसीजन है वो कौन ले सकते हैं, आपके प्रेसिडेंट ले सकते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना है, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड जो आपका सजेशन आप बोल सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू डील विद दी डिस्क्वालिफिकेशन। जस्टिस वर्मा ने एक इसमें बात करी थी कि टेन्योर ऑफ द स्पीकर इज डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस।
Therefore, he does not satisfy the requirement of the independent and adjudicatory authority. देखिए हमारे इंडिया में क्या है, जब आप जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे दो चीज़ उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि होनी चाहिए। एक तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेकंड वो क्या होना चाहिए, फ्री स्लैश फेयर जजमेंट उसे पास करना चाहिए। तो सपोज कीजिए जो स्पीकर होता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी की वजह से ही तो बना होता है, तो वो कैसे इम्पार्शियली या इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। हालांकि उनके पास चॉइस होती है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, बट मोस्टली टाइम में देखा जाता है कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायस्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो आप इसमें सजेशन दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें अगर आप देखें तो उसने इंपॉर्टेंस की बात करी गई है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी by arguing that a political party cannot be dictatorship internally and democracy in its functioning outside। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप यूज़ कर सकें, that a political party cannot be dictatorship internally and democratic in its functioning outside। यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है कि जब आप बात कर रहे हैं डिफेक्शन की या अपने डिसीजन को मनाने की, तो इंटरनल फंक्शनिंग में क्या हो रहा है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिक्टेटरशिप की तरह वर्क कर रही है कि उन्हीं का डिसीजन माना जाए। अगर कोई उनका डिसीजन नहीं मानता तो उससे क्या हो जाता है, तो उन पर डिफेक्शन लगा देते हैं। बट जब वो एज अ गवर्नमेंट पोर्ट्रे होते हैं तो वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही था इस वाले आर्टिकल में। इस वाले आर्टिकल को एक बार और ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल पे चढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप इसकी बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका लैंडमार्क टैक्स चेंजेस हुए थे जो कि आपके 2016 में हुए थे। इसमें क्या होता, आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह सिर्फ एक वन टैक्स ला दिया गया था जिसको भी आपने बोला GST। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉरी मोस्टली तो आप GST काउंसिल के बारे में देखेंगे। GST काउंसिल क्या है, देखिए GST के ऊपर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, फॉर एग्जांपल उसके रेट डिसाइड करने होते हैं या उसके लिए कोई पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, तो फैसला कौन लेता है, GST काउंसिल। इसकी अगर आप बात करेंगे, इसमें जो मेंबर होते हैं वो बहुत आपके स्टेट से भी होते हैं और कहाँ से आते हैं, आपके सेंटर से भी आते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको सेटअप किया गया है आर्टिकल 279A से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिनेंस फ्रॉम द सेंटर होते हैं। हर स्टेट से आप एक नॉमिनेट कर सकते हो मिनिस्टर को जो कि फाइनेंस और टैक्सेशन के इंचार्ज होते हैं। अगर आप इसके फंक्शनिंग की बात करेंगे, इसका जो फंक्शनिंग है वो किस चीज़ से है, इशूज़ रिलेटेड टू GST लाइक द गुड्स एंड सर्विसेज दैट में बी सब्जेक्टेड और एग्जेप्टेड फ्रॉम द GST मॉडल। यानी कि बेसिकली ये किस बारे में बात करते हैं कि भाई GST के एम्बिट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट को लाया जाए या कौन कौन से प्रोडक्ट के आपको GST के एम्बिट से बाहर निकाला जाए। हालांकि ये सिर्फ GST के बारे में नहीं, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरियस ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली 28% ऑफ GST ऑन कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंट अभी डेवलपमेंट क्या हुआ, ये तो आपने समझ लिया बैकग्राउंड। अभी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसमें ये कहा गया है कि जो GST काउंसिल का जो डिसीजन होता है ना, ये आपका बाइंडिंग नहीं है। यानी कि ये किस तरह का डिसीजन हो गया, नॉन बाइंडिंग। गवर्नमेंट चाहे तो इसे माने, चाहे तो इसे ना माने। हालांकि गवर्नमेंट इन अ गुड फेथ उस डिसीजन को मानती है, क्योंकि मोस्टली जो GST काउंसिल के मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के भी पार्ट होते हैं। अगर आप बात करें, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो उसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो तो कैबिनेट का पार्ट होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि उसके डिसीजन को मान लिया जाता है। बट अगर मान के चले कि चूंकि वो बाइंडिंग नहीं है, तो कभी कभार ये भी देखा जा सकता है जो स्टेट है वो उस डिसीजन को ना माने। ये भी अगले आपके रिकमेंडेशन में कहा गया है, आर्टिकल 246A of the Constitution give both Parliament and the state legislator simultaneously power to legislate on GST and recommendation of the Council। तो यानी कि दोनों के पास साइमल्टेनियस और इक्वल पावर है। स्टेट चाहे तो इस डिसीजन को माने या ना माने। हालांकि इस वाले डिसीजन को बहुत बार शुरू से जो केरला और तमिलनाडु है, ये बहुत पहले से इस डिसीजन की मांग कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा,
उनको जो रिकमेंडेशन है उनको वो अपने हिसाब से मान सकते हैं। पहले तो क्या होता था, जो रिकमेंडेशन दे दी उन्हीं को एज इट इज़ फॉलो करते थे, बट अब क्या होगा, जो रिकमेंडेशन दी गई है उनको आप थोड़ा सा चेंज करके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से आया था। ये देखिए, ये एक बार ऑलरेडी आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये क्या था, वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। ये एक स्लोगन के द्वारा आया था, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे के पूरे नेशन में एक सिंगल टैक्स लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। जीएसटी ने लगभग सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम कर लिया था। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स। हालांकि इट इज एसेंशियली अ कंजप्शन टैक्स एंड लिवाइड एट द फाइनल कंजप्शन पॉइंट। तो अगर आप इसके बारे में बात करें, इसको कंजप्शन टैक्स भी बोलते हैं और साथ साथ डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। देखिए, अगर आप इससे प्रीवियस या इससे जो प्रायर टैक्स आपके चलते थे, फॉर एग्जांपल वैट या सर्विस टैक्स, इनकी अगर आप बात करेंगे तो ये क्या होते थे, सोर्स बेस्ड टैक्स होते थे। यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जो टैक्स है वो इसी पॉइंट पे लग जाता था। यानी कि वैट और आपका ये जो सर्विस टैक्स है ये आपका इसी पॉइंट पे लग जाता था। बट इन द केस ऑफ जीएसटी अब क्या हो गया, सपोज करिए दिस इज द सोर्स स्टेट। अब यहाँ से वो प्रोडक्ट गया आपका एक फाइनल स्टेट में, तो ये जो जीएसटी है वो आपका इस फाइनल स्टेट में लगेगा, ना कि सोर्स स्टेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से था। सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल लगा था। स्टेट जीएसटी कवर करता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स। इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर इंटरस्टेट ट्रेड। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड हो रहा है जो इंटरस्टेट हो रहा है, तो वहाँ पर एक इंटरस्टेट जीएसटी भी लगता है, आईजीएसटी जिसे बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आईजीएसटी पर से इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आप बात करें, आपका 4 टियर में ये बनाया गया है। इसमें कौन कौन सी 4 टियर हैं। एक तो 5 टियर का स्लैब है, सेकंड 12, थर्ड इज 18 एंड लास्ट इज 28। तो इन 4 स्लैब में आपका ये जीएसटी आपका लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस टैक्स का सिग्निफिकेंस का ये आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसके नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से नोट्स बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अगर इन्हें पढ़ना चाहते हो तो एक बार इनको यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, वरना पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा इसका। तो हालांकि हम डिस्कस इसको फिर भी करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन मार्केट, यानी कि एक सिंगल मार्केट बनेगा जिसकी वजह से आपके बहुत सी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा। सपोज मेक इन इंडिया कैंपेन को भी बूस्ट मिलेगा। स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन, पहले जो टैक्सेशन अलग अलग लगता था अब वो टैक्सेशन एक सिंगल एंटिटी की तरह लगेगा। यानी कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी अलग लग रही थी, वैट अलग लग रहा था, तो अब क्या होगा, सिर्फ एक क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इससे और क्या हुआ है, इंक्रीज दी टैक्स कंप्लाइंस, यानी कि इस जीएसटी के आने के बाद अब मोस्टली जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो गया है और यहाँ पर जो टैक्स कंप्लाइंस है वो और भी बढ़ गई है। लोगों को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो इनको रिटर्न भरनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड इज डिस्करेजेस टैक्स इवेजन, जो पहले टैक्स इवेजन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आती थी कि लोग टैक्स को इवेड कर देते थे। अब जीएसटी के आने की वजह से, क्योंकि ये जो जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी एंड जीएसटी नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा डिजिटल बेसिस पे है, तो यहाँ पर आप टैक्स इवेड चाह के भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो इसका एक मेजर सिग्निफिकेंस है, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, इसमें क्या लाता है, ये सर्टेनिटी लाता है कि कितना टैक्स पेयर, फॉर एग्जांपल जो जीएसटीएन है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर देता है कि कितना इसमें जीएसटी लगेगा, कितना आपका जीएसटी 1 जाएगा, कितना जीएसटी 2 जाएगा, सेकंड फिर इन दोनों के बीच में इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। तो ये आपका सारा का सारा ऑलरेडी जीएसटी नेटवर्क खुद बता देता है। इसकी वजह से क्या होगा, करप्शन रिड्यूस होगा और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनको भी बूस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके रीज़न क्या थे जो हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था। पहली बात तो हमें हटाना था डबल टैक्सेशन। फॉर एग्जांपल सपोज ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो एक प्रोडक्ट पे टैक्स यहाँ भी लगता था, सेकंड यहाँ जाने पर भी उस पर टैक्स लगता था। तो अब क्या हो रहा था, इससे हो रहा था डबल टैक्सेशन।
या बात करें सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, सपोज हमें बनानी है एक ब्रेड। तो अब इस ब्रेड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले व्हीट चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इस व्हीट के पास जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग वाले खरीदते थे और ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे, यहाँ पर VAT लगता था, वैट लगता था। सेकेंड जब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब ये मार्केट में आता था तो यहाँ पर भी इस पर क्या लगता था? VAT लगता था। तो देख रहे हैं यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो गया। इसी चीज़ को हटाने के लिए आपका क्या लाया गया है? GST लाया गया है। इसी चीज़ को हम एक और क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सेकेंड जो चीज़ है, द GST डेटा मर्चेंट पे टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ लेटर अगेंस्ट द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज। तो GST जो उन्होंने भरा है वो उनको वापस मिल जाता है, जो भी आपके मर्चेंट्स हैं उनको GST वापस मिल जाता है थ्रू दी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ इसके मेजर इश्यूज हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए, हमने GST को लाया ही इसलिए किया था ताकि हम मल्टीपल टैक्सेस को हटा सकें। बट जब आप GST के बारे में बात करें तो GST में ऑलरेडी 4 स्लैब में आपको बता चुका हूँ, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। मल्टीपल टैक्स रेट्स इसमें ऑलरेडी हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इट हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स रेट फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। सेकेंड, न्यू सेस क्रॉप अप, यानी कि देखिए हमने क्या करा था, बेसिकली हमने डिफरेंट जो सेस थे या डिफरेंट जो टैक्स थे उनको हटाना चाहा था। बट GST लाने की वजह से क्या होता, कुछ स्टेट की कंसर्न्स थी कि अगर हम GST लागू करते हैं उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था, उनको एक कंपनसेशन सेस देने के बारे में बात करी थी, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए देना था द रेट ऑफ 14%। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये अलग से एक नया तरीके से सेस आ गया, जो बेसिकली आपका किन पे लगता है? लग्जरी एंड सिन गुड्स पे लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड इसका जो चैलेंज है वो है आपका ट्रस्ट डेफिसिट। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो रेवेन्यू लगाती है या जो सेस आता है उसको अप्रोप्रिएटली शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है? ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आपने बीच में आप न्यूज़ फॉलो करते रहे होंगे या द हिंदू आप रेगुलर पढ़ते होंगे तो आपने बीच में पढ़ा भी होगा कि GST के कंपनसेशन को लेके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ विवाद भी होता था, जिसमें कि कोविड-19 के दौरान या उसके बाद आपके जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो और पैसे की मांग कर रहे थे, जिस पे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम वो कंपनसेशन आपको नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दी अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस। तो ये वहाँ पर बोला गया था। कुछ इसमें बात करी गई है। एक मेजर चैलेंज ये है कि मोस्टली जो हमारी हाफ ऑफ द इकोनॉमी है वो आपका GST के बाहर है। जैसे अगर आप बात करें पेट्रोलियम, आपको पता ही है वो हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है। रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है आपके GST के प्रीव्यू में आते ही नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स फाइलिंग, इसमें जो टैक्स फाइलिंग है या जो GST ऑडिट होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो कि टैक्स पेयर को ईजिली समझ में नहीं आया। GSTN हालांकि एक डिजिटल नेटवर्क है, बट उसको एक्सेस करना या उसको एक अच्छे ढंग से चला पाना, उसमें दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगों को। तो ये भी एक इसमें आप चैलेंज की तरह से लिख सकते हो। लास्ट वन इज दी हायर टैक्स रेट। तो इसमें आप देखेंगे कि 18% का ब्रैकेट या 28% के ब्रैकेट में आपके अराउंड एंड अराउंड 50% आइटम आपके किस में आ रहे हैं? 18% के ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली अगर आप बात करेंगे कुछ चीज़ों को आपके कम भी किया गया है, जैसे पेंडेमिक के दौरान आप अगर ध्यान करेंगे तो आपका जो टैक्स स्लैब था ऑक्सीजन का, उनको हटा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन और वैक्सीन पे जो टैक्स स्लैब था उनको कम कर दिया गया था। ये वे फॉरवर्ड आप खुद से पढ़ लेना, वे फॉरवर्ड आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट और हम आज की लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं, डाउनफॉल ऑफ द इंडियन रूपी। अगर आपने आज का टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये न्यूज़ दी गई है टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट में। इसमें क्या बात करी गई कि अगर आप रिसेंटली देखें जो आपका डॉलर के मुकाबले जो आपका रुपी है वो क्या कर रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है या वो डाउनफॉल कर रहा है। अभी कितना है? $1 के मुकाबले आपका जो रुपी है वो अराउंड 79 पहुंच चुका है।
अब ये मोस्टली हो क्यों रहा है, इसके रीज़न समझेंगे। ये बेसिकली हो रहा है यूएसए की वजह से, ये यूएस के फेडरल रिजर्व की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्या किया है, अपने वहाँ पर 10 ईयर्स की ट्रेजरी बिल निकाली है, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगा रहे थे वो यहाँ से पैसे को लेकर सीधा कहाँ चले गए, यूएसए के मार्केट में चले गए, जिसकी वजह से क्या हो गई, डॉलर की डिमांड अप हो गई और रुपए की डिमांड कम हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही डॉलर की डिमांड अप हुई डॉलर के प्राइजेस बढ़ जाएंगे और इन कंपैरिजन टू रुपी डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई की अगर आप बात करें, उन्होंने इस चीज़ से उभरने के लिए बहुत सारी कोशिश की है। जैसे वो अपने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे। हालांकि अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आईएमएफ ने ये रिसेंटली एक आंकड़ा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रुपी है वो पहुँच सकता है आपका अराउंड 94 रुपीज़ बाई द ईयर 2029। अगर आप रीज़न की बात करें क्या क्या इसमें रीज़न है, तो सबसे पहला रीज़न है जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर आप बात करें करंटली हमारा फॉरेक्स रिजर्व आ गया है 600 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व भी आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर आप 2 महीने पहले की बात करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 624 बिलियन के अराउंड, अब वो घट के आ चुका है 600 बिलियन। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें मोस्टली क्या पाया जाता है, आपका यूएस डॉलर पाया जाता है। और जैसे ही यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी उसकी वैल्यू बढ़ गई और उस वजह से क्या हो गया, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, इसमें आप बात करेंगे कुछ आरबीआई की पॉलिसीज़ की वजह से भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राइटर है उन्होंने क्या है कि आरबीआई की पॉलिसीज़ ने अलाउ करा है टू रुपी फाइंड इट्स नेचुरल वैल्यू इन द मार्केट बट विदाउट अनड्यू वॉलेटिलिटी और कॉज अननेसेसरी पैनिक। यानी कि आरबीआई चाहती तो मार्केट में डॉलर इन्फ्यूज़ करके और पैसे या जो आपके रुपी है उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट होने से रोक सकती थी, बट आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि रुपी अपनी एक नेचुरल वैल्यू तक पहुंचे, जिसकी वजह से रुपी क्या हो सके, एक जगह पर जाके स्टेबल हो जाए। तो ये वो चाहती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व हैव बीन रेजिंग इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट causing the investor seeking higher return to pull capital away from emerging markets such as India back into the US। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2013 की अगर आप बात करें तो रुपी 15% से फेल कर गया था अगेंस्ट द डॉलर सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, यूएस फेडरल रिजर्व ने ट्रिम डाउन किए थे उनके बॉन्ड परचेज प्रोग्राम को, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट था वहाँ पर लो हो गया था और लोग उधर की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। एक और रीज़न जो यहाँ पर देखा जा रहा है, हायर डोमेस्टिक प्राइस। देखिए हमारी कंट्री में अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो अराउंड 7% से भी ऊपर चल रहा है, जो कि हमारी जो बेसिक लिमिट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तय करी गई है 4 ± 2% उससे ऊपर है। अब इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या होता है, जो रुपी की वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है और रुपी की वैल्यू डिग्रेड होगी तो डॉलर की वैल्यू इन कंपैरिजन टू बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका एक वन ऑफ द प्राइम रीज़न हो सकता है। अब आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। देखिए किसी भी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है उसकी डिमांड से। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू रुपी की डिमांड से। तो ऑब्वियस ही बात है जो रुपी की और जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और रुपी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो आपका बेसिक लॉ लगता है वो लगता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज इट वैल्यू ड्रॉप। ये आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिमांड ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज इट वैल्यू राइजेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि फॉरेक्स मार्केट की भी आप अगर इसमें बात करें, फॉरेक्स मार्केट से भी आपकी जो रुपी की वैल्यू है वो डिटरमाइन हो सकती है। कैसे? इन दी फॉरेक्स मार्केट द सप्लाई ऑफ द रुपी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड वेरियस फॉरेन असेट। यानी कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें जो सप्लाई है रुपी की वो कैसे डिटरमाइन होती है कि कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट होता है। अगर मान के चलिए इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ रुपी इन दी फॉरेक्स मार्केट एंड कॉजेज द रुपी वैल्यू टू अ ड्रॉप। यानी कि जितना ज़्यादा पैसा आपके मार्केट से बाहर जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा और आप कुछ सामान इंपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके वैल्यू ऑफ रुपी डिग्रेड हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और जितना ज़्यादा
आप एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि जितना ज़्यादा डॉलर आपके इंडिया में आएगा उतना ज़्यादा आपके रुपये की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखा दें या मान के चलिए बहुत ज़्यादा अगर आपका सप्लाई कर दे, तो उस वजह से भी जो आपके रुपये की वैल्यू क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है अगेंस्ट द डॉलर। अगर आप यहाँ पर देखें, हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया सजेस्ट दैट आरबीआई हैज बीन क्रिएटिंग रुपी एट अ फास्टर रेट दैन द यूएस फेडरल रिजर्व विच हैज बीन क्रिएटिंग डॉलर्स। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे डॉलर के मुकाबले और रुपये के मुकाबले, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आरबीआई ने बताया है कि हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन देखिए दो वजह से ज़्यादा हो सकता है, जब आप क्या बना दें, हॉट मनी बना दें। अब हॉट मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप क्या करने लग जाएं, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करने लग जाएं, यानी कि जो आपका डेफिसिट है उसके लिए आप अपनी लोकल करेंसी को और ज़्यादा प्रिंट करने लग जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आएगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो रुपये है उसकी जो वैल्यू थी वो घट जाएगी इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बात करें इंडिया के करंट अमाउंट डेफिसिट की, विच मेजर्स द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू हिट 10-year हाई 3.3% ऑफ द ग्रॉस जीडीपी इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गैप है हमारा, किस चीज़ का गैप है, बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा गैप है वो अराउंड 3.3% ऑफ हमारी जीडीपी है, यानी कि 3% हमारी जीडीपी सिर्फ उस गैप में जा रही है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है। और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। Sorry, this means that the India's import demand amid rising global pricing is likely to be negatively affect the rupee unless foreign investor pour sufficient capital into the current country to fund the deficit। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा हम ऑयल खरीदेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो रुपये है वो मार्केट से बाहर जाएगा। अब हमारे मार्केट से वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, तो हमें ऑयल खरीदना है, वो तो हम किस में खरीदेंगे, डॉलर में। तो हम कन्वर्ट करेंगे अपने रुपये को डॉलर में, तो हम डिमांड कर रहे हैं डॉलर की। उस वजह से क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड घटेगी, डॉलर महंगा होगा, रुपये और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो बस यही था आपका आज का जो हमारा एडिटोरियल था। देखिए 3 टॉपिक मैंने इसमें आपको पढ़ाए हैं अभी तक, इन 3 टॉपिक के आप नोट्स बना लेना। हालांकि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आपको प्रॉपर हमारे बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, हम डेली इस न्यूज़ एडिटोरियल को लाने की कोशिश करेंगे, और इसमें बस आपको क्या करना है कि डेली इसे फॉलो करना है, और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं वो आपको बनाने हैं। थैंक्स अ लॉट।